Hello dear students, once again welcome you to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the economics for class 12th and it is our fourth part. In this part we understand about the chapter number 7, that's name is aggregate demand and aggregate supply and related concept. Our today's topic is the propensity to consume. Propensity to consume आज हमारा टॉपिक है. तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोपेंसिटी होती क्या है और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का सेंस क्या है. तो नॉर्मली अगर देखें केन्स क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू केन्स प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सिग्निफाइज द इंक्रीज इन द कंजप्शन विद द इंक्रीज इन द इनकम. यानी कि प्रोपेंसिटी के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो प्रोपेंसिटी जो साफ साफ कह रही है, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है वैसे वैसे कंजप्शंस भी हमारा क्या होता है, वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है. ऐसा नहीं, क्लियर. द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सिग्निफाइज दैट इनकम इंक्रीज इन द कंजप्शन विद इंक्रीज इन द इनकम. यानी कंजप्शन भी हमारा बढ़ेगा जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा. सिमिलरली द इंक्रीज इन सेविंग विद इंक्रीज इन द इनकम इज टर्म्ड एज द प्रोपेंसिटी टू सेव. तो नॉर्मली अगर प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन में क्या है और प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स में क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन. तो यहां पे है कि जैसे इनकम आपका बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज्ड, कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, कंजप्शंस इंक्रीजेस. ठीक उसी तरीके से प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स की अगर बात कर लें तो यहां पे साफ साफ है सिमिलरली इंक्रीज इन द सेविंग्स विद द इंक्रीज इन द इनकम इज टर्म्ड एज अ प्रोपेंसिटी टू सेविंग. यानी कि यहां पे अगर इनकम भी हमारी इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज्ड, तो इस सिचुएशन में जब इनकम बढ़ेगी तो उसका फर्क हमारे सेविंग्स के ऊपर भी पड़ेगा. यानी कि सेविंग्स भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी. यानी प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन एंड प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स दोनों के सिचुएशन में इनकम जैसे हमारा इंक्रीज करता है उसी तरीके से कंजप्शन हमारी इंक्रीज होती है और सेविंग्स भी हमारी इंक्रीज होती है. आगे भी कहता है केन्स यूज द टर्म ऑफ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉर द कंजप्शन फंक्शन. कंजप्शन फंक्शन के लिए उन्होंने क्या किया, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को यूज करने का काम किया. अकॉर्डिंग टू द Dillard, according to Dillard, the schedule showing the various amount of the consumption which corresponded to the difference level of income is known as a propensity to consume. तो नॉर्मली यहाँ पे जो दिलार कह रहे हैं वो नॉर्मली ये दिलार्ड जो कह रहे हैं कहते हैं शेड्यूल शोइंग द वेरियस अमाउंट, वो शेड्यूल जिसमें क्या अलग अलग तरीके के अमाउंट होते हैं, किसको लिए, अमाउंट ऑफ कंजप्शन, खर्च करने के लिए, जो कंजप्शन हम कर रहे हैं उनके लिए, विद द करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, जो साफ साफ बताते हैं अलग अलग लेवल ऑफ इनकम को, इज नोन एज अ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. यानी कि वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है. यानी जैसे जैसे हमारा इनकम लेवल अलग अलग होता है उसी तरीके से अलग अलग खर्चे भी रिप्रेजेंट होते हैं और ये सिचुएशन हमारी क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन को रिप्रेजेंट करती है. द शेड्यूल ऑफ द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की अगर बात करते हैं तो नॉर्मली कहता है द शेड्यूल एक्सप्रेसिंग the functional relation between the income and consumption at a various level of a income is known as a schedule of propensity to consume. यानी कि ये कह रहा है कि वो शेड्यूल जिसमें ये बताया जाता है किसके बारे में, जिसमें ये इस रिलेशनशिप को, किस रिलेशनशिप, इनकम और कंजप्शन के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस किया जाता है, वो एट द वेरियस लेवल ऑफ इनकम, अलग अलग लेवल ऑफ इनकम को पे, उसे हम कहते हैं क्या, द शेड्यूल ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. यानी कि अलग अलग लेवल ऑफ इनकम में जिस शेड्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे शेड्यूल को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी शेड्यूल ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है. हम एक टेबल लेते हैं नॉर्मली, यहां पे हमारे पास एक टेबल है, यहाँ टेबल 3 क्या शो कर रहा है, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारे पास कुछ इनकम लेवल है, वाई है,
और हमारे पास सी है, कंजप्शन है। तो कह रहा है कि जीरो लेवल होने पे भी जब हमारे पास कोई इनकम नहीं है तो हम कंजप्शन 200 यूनिट्स का करते हैं। फिर कह रहा है कि हमारे पास जब 100 रुपीज़ होते हैं तो हमारा कंजप्शन लेवल 250 हो जाता है। हमारे पास जब 200 होते हैं तो कंजप्शन लेवल 300 हो जाता है। एटलीस्ट थोड़ा सा एक रेशियो लिया गया है इसमें। और अगर हमारे पास 300 होते हैं तो कंजप्शन लेवल 350 हो जाता है। अगर 400 होते हैं तो कंजप्शन लेवल 400 हो जाता है। और वहीं पे 500 अगर होते हैं तो कंजप्शन लेवल 450 हो जाता है। और वहीं पे 600 होते हैं तो कंजप्शन लेवल 500 हो जाता है। एटलीस्ट अगर देखें तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम में बदलाव आ रहा है उसी तरीके से कंजप्शन में भी चेंजेस आ रहे हैं। जब हमारे पास जीरो लेवल ऑफ इनकम था तब भी हमारा कुछ इनिशियल रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल कर रहे थे, और जब हमारे पास 600 इनकम है तो उस वक्त भी हम 500 तक के कंजप्शन लेवल को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। अब भाई यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कंजप्शन के प्रोपेंसिटी के टाइप कितने होते हैं? तो यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो हम बात करते हैं, तो इसमें मेनली 2 टाइप्स के कंटेंट आते हैं। पहला हमारा हो जाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और दूसरा आता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज मतलब एक इक्वल सिचुएशन होती है, जैसा हमारा लेवल ऑफ इनकम होता है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एपीसी की अगर बात करते हैं तो जिसमें कंजप्शन को क्या करते हैं, लेवल ऑफ इनकम के साथ डिवाइड कर देते हैं, यानी कि C डिवाइडेड बाई Y। लेकिन यहीं पे अगर बात करते हैं हम क्या कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, तो यहाँ पे डेल्टा C यानी कि जो कंजप्शन में कुछ बदलाव आ रहे हैं और डेल्टा Y इनकम लेवल में जो बदलाव आ रहा है वो क्या करता है, हमारे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। थोड़ा सा इसके डिटेल्स को देख लीजिए। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के कॉन्सेप्ट की बात करें, द पार्ट ऑफ इनकम विच इज स्पेंट ऑन द कंजप्शन इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी, यानी कि वो इनकम का वो हिस्सा जो कंजप्शन पे खर्च किया जा रहा है वो क्या कहलाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर कहता है इट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल कंजप्शन अपॉन द टोटल इनकम। ये क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी जो है वो क्या है, कंजप्शन और इनकम के बीच का रेशियो है। आगे बीच में के भी कहता है अकॉर्डिंग टू द कुरिहारा द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। यानी कि यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो भी हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी है, यानी नॉर्मली हम हर एक यूनिट के पीछे कितना खर्च करने के लिए तैयार है, इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है। कहता टू एनी पर्टिकुलर साइज ऑफ इनकम, किसी पर्टिकुलर साइज ऑफ इनकम, यानी कोई इनकम लेवल हो। जैसे मान लीजिए क्या है कि हमने देखा हम 0 रुपीज हमारे पास, मतलब कंजप्शन हमारा मान लीजिए 100 है और हमारा इनकम लेवल 150 है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो एपीसी हमारा जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 2:3 के रेशियो में। तो वही चीज यहां पे रिप्रेजेंट करने का काम किया गया है कि हम क्या कर रहे हैं, अगर 2 यूनिट क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो सिचुएशन में हमारी इनकम लेवल कम से कम 3 यूनिट के बराबर है। अब हम एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं इसको समझने के लिए। यहां पे कहता है इफ द इनकम if income level is 50 crores and out of which the 100 crores is spent for the consumptions। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हम APC की बात करने जा रहे हैं, ठीक है।
तो इनकम लेवल हमारे पास क्या है, यानी कि y इज इक्वल टू 150 करोड़ और c इज इक्वल टू 100 करोड़। अभी देखिए मैंने सडनली वो जो एग्जांपल लिया वो इसी का है। APC इज इक्वल टू C अपॉन वाई, ये हमारा फार्मूला कहता है। और फार्मूले पे अगर हम वैल्यूज़ को पुट आउट करते हैं तो हमारा क्या होता है 100 अपॉन 150, यानी कि इन दोनों के बीच में जो रेशियो बनता है वो 0.66 का बनता है। यानी कि इन इकोनॉमी द 66% ऑफ इनकम इज स्पेंड ऑन द कंजप्शन। लगभग 66% इनकम को क्या किया जा रहा है, कंजप्शन के ऊपर एक्सपेंड कर दिया, यानी कि अगर देखें तो बहुत बड़े अमाउंट को खर्च करने का काम किया जा रहा है। तब APC को यानी टोटल प्रोपेंसिटी कंजप्शन को एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के रूप में अगर देख लिया जाए, तो यहां पे इनकम हमारे पास है Y और C और इसके साथ साथ APC, यानी कि C अपॉन Y। तो Y हमारे पास कितना है 150, तो उस वक्त यानी इनकम हमारे पास 150 है तो कंजप्शन हमारे पास कितना था 100 था। साथ ही साथ अगर देखें 300 हमारा इनकम होता है तो कंजप्शन हमारा 180 का हो जाता है। तो इस सिचुएशन में अगर थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व करते हैं तो APC जो हमारी आती है वो 100 अपॉन 150 इज इक्वल टू 0.66। ठीक इसी सिचुएशन में हमारा 180 अपॉन 300 इज इक्वल टू 0.60। ये हमारे क्या है, हम ये वो अमाउंट है जिनको हम क्या कर रहे हैं, खर्च करने के लिए तैयार बैठे हैं, हम खर्च करने के लिए मतलब खर्च कर रहे हैं एटलीस्ट। आगे इसमें देते हैं इन फिगर, जो फिगर हमारा दिया हुआ है CC, यानी कि जो हमारा कंजप्शन कर्व है इज द कंजप्शन कर्व एट अ पॉइंट A ऑफ दिस कर्व। अगर पॉइंट A की अगर बात करें, थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पर हम लेके आते हैं, इसको थोड़ा सा इसको प्रेजेंट कर लिया जाए डायग्रामेटिक में। यही हमारा टॉपिक है, इसमें देखिए 100 है और 300 है, तो हम इस चीज़ को ले लेते हैं। इनकम हमारा हो गया और हमारा कंजप्शन हो गया। तो कंजप्शन हमारा क्या है 100 है और 180 है। इनकम हमारा है 150 एंड 300। तो यहाँ पे पहले क्या था कि हमारे पास जब कंजप्शन 100 था तो हमारा इनकम था 150, और जैसे ही कंजप्शन हमारा 180 हुआ, लेकिन इनकम के बढ़ने के साथ इनकम हमारा था कि इस वक्त उतना 300। तो अगर देखें तो ये C हमारा हो गया कंजप्शन कर्व। तो नॉर्मली अगर देखें पॉइंट A की अगर बात करें तो ये क्या करता है, किस लेवल को रिप्रेजेंट करता है 0.66, यानी कि A इज इक्वल टू APC A इज इक्वल टू 0.666, यानी कि इसको 0.67, ठीक है। और वहीं पे अगर देखें तो हमारा जो दूसरा है यानी कि B की बात करें तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है 60% को, तो यानी कि APC इज इक्वल टू 180 अपॉन 300 इज इक्वल टू 0.60। ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इन परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें हम कंजप्शन को करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे कह रहा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी कर्व टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी कर्व में क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं, हम पहले क्या कर रहे थे और अभी क्या कर रहे हैं, इस तरह के कुछ चेंजेस आते हैं इसमें। यहां पे कहता क्या है, द रेशियो बिटवीन द चेंज इन द कंजप्शन एंड चेंज इन द इनकम इज टर्म एज अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यानी कि जो हमारा इनकम लेवल में बदलाव आ रहा है, जो कंजप्शन लेवल में बदलाव आ रहा है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसको हम MPC के फॉर्म में जानते हैं, और डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y होता है। यानी अगर देखें तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ पहले हम 100 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, तो ये हो गया हमारा
C1, जैसे इसी एग्जांपल को ले लिया जाए, हमने Y रखा और C रखा, हमारा 150 था तो 100 कंजप्शन था, 300 हुआ तो 180 हो गया। तो पहले हमारा क्या था, ये हमारा कंजप्शन नंबर 1 हो गया, ये कंजप्शन नंबर 2, ये इनकम नंबर या Y1 एंड ये Y2। तो यहाँ पे अगर देखें तो इन दोनों के लिए मार्जिनल सिचुएशन क्या जनरेट होती है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा जब वीडियो देखिएगा या फिर पूछ लीजिएगा। तो Y1 एंड Y2, अब इसमें क्या करेंगे, जब हमको डेल्टा C निकालना होगा तो C2 माइनस C1 कर लेंगे, डेल्टा Y निकालना होगा तो Y2 माइनस Y1 कर लेंगे, और उसके बाद इस फार्मूले पे रखेंगे। तो फिलहाल देखते हैं डेल्टा C कितना निकल के आता है, तो 180 माइनस 100, तो यह आता है 80, यानी कंजप्शन डेल्टा C कितना है, डेल्टा C इज इक्वल टू 80। यहीं पे अगर हम बात करें तो हमारे पास 300 माइनस 150 यानी कि 150 हमारा डेल्टा Y आ जा रहा है। तो प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा C 80 है और डेल्टा Y इज इक्वल टू 150 है, तो 80 अपॉन 150 इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये 0.75 हो जाएगा, 0.5 समथिंग होगा ये, इसकी प्रोपेंसिटी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी होगी इस वैल्यूज की वो 0.5 समथिंग होगी। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया भी गया है कि अगर मान लीजिए इनकम, थोड़ा सा पीछे करते हैं, शायद इसमें दिया हो क्लियरली, यहाँ पे कह रहा है कुछ प्रोपेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है इनकम बाई 400 और 200, यानी कि पहले हमारे पास 400 था और बाद में क्या हो गया, 200 हो गया। तो हमने उसका डिफरेंसेस निकाल लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमारे पास इनकम 150 थी, बाद में 300 हो गई, कंजप्शन 100 था, बाद में 180 हो गया। तो इन दोनों के बीच का C2 माइनस C1 इज इक्वल टू 80 हमारे पास आया, जो कि डेल्टा C को रिप्रेजेंट करता है। Y2 माइनस Y1 यानी कि पहले वाले को Y1 माना, दूसरे वाले को Y2 माना, तो उस सिचुएशन में हमारे पास डेल्टा Y जो आता है 150 का आता है। एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया भी है, मतलब डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे हम। तो यहाँ पे जैसे कहता है कि एमपीसी टेबल है, तो यहाँ पे इनकम है, चेंज है, कंजप्शन है, चेंज है और एपीसी है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे ना चेंज करके इस पे पहले चेंज कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं इनकम हमारा क्या है, Y है और डेल्टा Y कर लेते हैं भाई, यहाँ पे भी C है और डेल्टा C, एंड MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। पहले हम Y की अगर बात करते हैं तो ये करोड़ में है, तो 100 करोड़ इसके पास अमाउंट था, फिर 200 करोड़ हो गया, फिर 300 करोड़ हो गया। तो हम डेल्टा Y जब भी निकालेंगे तो पहले वाले को दूसरे में से लेस करते हैं, यानी कि इसमें से इसको लेस करेंगे, यानी कि 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। पहले तो ये निल हो जाएगा अगर देखें तो, ऐसे समझिए इसको। ये Y1 हो गया, ये Y2 हो गया, ये Y3 हो गया। कंजप्शन अगर देखें तो 80 है, फिर 120 है एंड एटलीस्ट 150 है। तो ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, ठीक है। तो अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहले की सिचुएशन में जो हमारी प्रोपेंसिटी होगी Y1 के लिए तो नहीं, Y1 एंड C1 के लिए तो नहीं निकलेगी, हम इसको छोड़ देंगे, इनके बीच में प्रोपेंसिटी तो नहीं निकलेगी, क्योंकि उसके लिए कम से कम चेंजेस का होना जरूरी है, कम से कम 2 यूनिट्स का होना जरूरी है। तो हम Y2 की अगर बात करेंगे, यानी कि इसके लिए प्रोपेंसिटी जब निकालेंगे तो यहाँ से 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100, और यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में हो जाएगा 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100। ठीक इसी तरीके से इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में हो जाएगा, यानी कि C2 और C3 के बीच में हो जाएगा,
150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30, राइट। अब हमारा जो एपीसी निकलेगा, एमपीसी जो निकलेगा, एमपीसी यानी कि जो निकल रहा है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ गया डेल्टा सी और ये हो गया डेल्टा वाई, यानी कि 40/100 इज इक्वल टू 0.4। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हमारा 30/100 इज इक्वल टू 0.3। ये निकल गया हमारा क्या, ये निकला हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजप्शंस, ठीक है। इसको टेबुलर फॉर्मेशन में जब लेके आते हैं तो क्या होता है, अब इसी को हम थोड़ा सा प्रेजेंट करते हैं किस पे, टेबल फॉर्मेशन में। तो हमने देखा कि जब हमारा इनकम एंड कंजप्शन की बात होती है तो यहां पे पहले हम देख लेते हैं इनकम हमारा क्या था, 200 था, 200 एंड 300, ये x हो गया। एंड y की बात कर लें तो y में हमारे क्या था, 80 था, 150 था, 120 एंड 150, तो हमारे पास 80 हो गया, 120 हो गया एंड 150 हो गया। तो पहले नॉर्मली हम इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहला हमारा 180, ठीक है। दूसरा अगर देखें तो हमारा 200 एंड 120, 300 एंड 150 की बात करता है। तो ये जो बनता है हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, क्योंकि कंजप्शन कभी जीरो होगा नहीं, इसलिए ये जीरो पे जाएगा नहीं। और इस सिचुएशन में अगर देखें तो इनके बीच में यहां पे डेल्टा C1 एंड डेल्टा C2 मैं कर दे रहा हूं, डेल्टा Y1 एंड डेल्टा Y2 कर दे रहा हूं। तो ये हमारा पहला होगा डेल्टा क्या है, C1 और Y2। तो यहां डेल्टा Y की अगर बात करें तो यहां इनकम लेवल में क्या बदलाव आ रहा है, इनकम लेवल में बदलाव आ रहा है 100 रुपीज़ का। और यहाँ पे भी क्या बदलाव आ रहा है, डेल्टा Y की अगर बात कर लें तो यहाँ पे भी 100 रुपीज़ का, यहाँ पे भी 100 रुपीज़ का चेंजेस आ रहा है। इनके बीच में क्या सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं ये देखिए हमारा जो इनकम कंजप्शन लेवल वो ये बढ़ रहा है। डेल्टा C की अगर बात करें तो कितना, डेल्टा C इज इक्वल टू 40। यहाँ पे भी डेल्टा C की बात करें तो डेल्टा C इज इक्वल टू कितना था, 120 था एंड 150 का 30 हो गया, डेल्टा C इज इक्वल टू 30, ये 40 हो गया। डेल्टा Y यहाँ हो गया 100 और यहाँ से देखें तो यहाँ पे भी डेल्टा Y इज इक्वल टू 100। तो ये हमारी जो चीज़ें हैं वो बन रही हैं। ये पॉइंट हमारा A हो जाता है जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो A की जब बात करेंगे तो A बताता है कि MPC इज इक्वल टू 40/100 इज इक्वल टू 0.4 और MPC इज इक्वल टू 30/100 इज इक्वल टू 0.3। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.